पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक मनोज नाम का लड़का और उसके साथ वाली लड़की को कुछ लोगों ने बस से जबरन उतार के उनका मर्डर कर दिया, उन्हें बेरहमी से मार दिया और मार करके एक नहर में उन्हें बहा दिया गया। नहर में वो बहती बहती डेड बॉडीज नारनौद हरियाणा में हिसार के पास में एक शहर पड़ता है। नारनौद के पास में किसी गांव में वो डेड बॉडीज पुलिस को मिलती है। पुलिस ने उनको लावारिस समझ करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया। ये जो घटना घटित हुई थी, मनोज और उसके साथ वाली लड़की का जो मर्डर किया गया था, ये घटना कुरुक्षेत्र करनाल हाईवे के ऊपर एक गांव है, नीलाखेड़ी गांव, नीलोखेड़ी गांव, सॉरी नीलोखेड़ी गांव है। नीलोखेड़ी गांव में एक टोल नाका आता है। टोल नाके के पास में घटना घटित हुई है और उस टोल नाके के ऊपर जो कर्मचारी थे, वो भी इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने उसी समय थाने में भी फोन करके बताया था। नियर बाई जो उनका करनाल में जो थाना लगता है, उसमें भी बताया था कि कुछ लोगों ने एक लड़के और लड़की के साथ पिटाई की, जबरन इनको यहाँ से लेकर के चले गए। टोल नाके का जो मैनेजर है, उसका जो इंचार्ज है, उसका नाम कुलदीप सिंह होता है। इस घटना के ठीक अपोजिट दूसरी साइड में हम चलते हैं। मनोज के घर पे उसकी माँ चंद्रपति और उसकी बहन शांति, सॉरी सीमा, उसकी बहन सीमा और उसकी माँ चंद्रपति मनोज का इंतजार कर रही हैं। ये घटना घटित होने के पश्चात की बातें हैं कि वो बार-बार मनोज को फ़ोन करने की कोशिश कर रही हैं, वो पता कर रही हैं कि मनोज का ना तो फ़ोन मिल रहा है, ना मनोज की कोई किसी प्रकार की खोज खबर आई है, वो घर भी नहीं पहुँचा है। चंद्रपति अपनी बेटी सीमा से कहती है कि सीमा, बेटा मुझे कुछ अलग गलत महसूस हो रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा कि मनोज ना तो घर पहुँचा है और ना ही वो फ़ोन उठा रहा है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी प्रकार की उधेड़-बुन में पूरी रात गुजर जाती है। सुबह फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती है। माँ और बेटी दोनों अलग-अलग रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, अलग-अलग जगह सूचना पहुँचाते हैं, जाकर के पता करते हैं कि मनोज आया कि नहीं आया। हर जगह से एक ही जवाब आता है कि यहाँ मनोज नहीं आया। वो और ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं और इसी उधेड़-बुन में चंद्रपति किसी काम से घर से बाहर निकलती है। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, तो उसके पास में कोई महिला आती है और वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है कि चंद्रपति, मैंने सुना है तेरे बेटे मनोज को इन लोगों ने मार दिया है। ऐसा सुना और सुनते ही चंद्रपति दहाड़ मार मार कर रोने लग जाती है और रोती रोती वो अपने घर भाग जाती है। जाते ही वो सीमा को सारी चीजें बताती है कि मुझे किसी महिला ने बताया है कि मनोज को इन लोगों ने मार दिया है। कौन थे ये लोग जिन्होंने मनोज को मार दिया है? चंद्रपति अपनी बेटी सीमा के साथ में घबराती हुई, रोती बिलखती थाने में पहुंचती है। उसके नजदीक में करनाल में थाना लगता है, राजो थाना में वो पहुंचती है, करनाल शहर के नजदीक में। तो वहां पर जाते ही वो पुलिस वालों को, वहां पर जो एसएचओ थे, जो पुलिस थाना अधीक्षक जो थे, उनको अपनी सारी समस्याएं बताती है कि साहब ऐसे ऐसे मेरा बेटा 3-4 दिन से गायब है, वो घर नहीं लौटा है, ना उससे बात हो पा रही है और गांव में लोग बात बना रहे हैं कि मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है। ये इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी पीड़ा उसकी सुनने के पश्चात में जो थाना अधीक्षक था, एसएचओ था, वो महिला चंद्रपति मनोज की माँ को धमकाता है वापस, ना कि उसकी सुनवाई नहीं करता है, वो उसको वापस धमकाता है और धमका करके उनको वापस भगा देता है कि तेरा बेटा हमें बताकर नहीं गया कि वो कहाँ गया है, जो हम उसको ढूंढ कर लाएं। जाओ और खुद ढूंढ लीजिए आप जा करके। इस प्रकार की बातें सुनकर सीमा और चंद्रपति टूट जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और वो रोती हुई वापस घर आ जाती हैं। लेकिन उनका बेटा, उनका भाई गायब था, मिल नहीं रहा था। लोगों में खबर फैली थी कि लड़के को किसी ने मार दिया है। तो जाहिर-सी बात है, माँ और बहन का दिल था, वो शांत नहीं बैठ सकती थी। वो फिर से अगली सुबह उठती हैं और परेशान और बदहवास हालत में वो कुछ अपने रिश्तेदारों और जानकारों को साथ में लेती हैं और आस-पास के सभी गाँव में, पिपली गाँव में, नीलोखेड़ा गाँव में, करनाल तक, हर गाँव में, आस-पास के सभी गाँवों में वो मनोज को ढूँढने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मनोज उन्हें कहीं नहीं मिलता है, किसी से उसकी कोई खबर नहीं आती है। इन सब के बीच वो करनाल थाने में पहुँच जाती हैं और करनाल थाने में जाकर के वो सामने एक एएसआई खड़े होते हैं, एएसआई धर्मपाल सिंह, और धर्मपाल सिंह के सामने जाकर के उसके पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाने लग जाती है। चंद्रपति रोने लग जाती है कि साहब, मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, मेरा बेटा पिछले 4 दिन से गायब है,
ना उससे बात हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है, तो कृपया आप मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। ऐसा सुनते ही एएसआई धर्मपाल सिंह चंद्रपति को उठाते हैं और उससे प्यार से पूछते हैं कि ताई, क्या हुआ है? 4 दिन से तेरा बेटा गायब है और तू आज बताने आई है। और 4 दिन से अगर वो गायब है तो आपने उसे पहले क्यों नहीं बताया हमें इस बारे में, और कहाँ की रहने वाली है? तो उसने बताया कि मैं कैथल की रहने वाली हूँ। तो धर्मपाल सिंह ने उसे वापस जवाब दिया कि तू कैथल की रहने वाली है तो फिर यहाँ क्यों आई है? तो उसने कहा कि साहब, मैं वहां थाने में गई थी, वहां मेरी सुनवाई नहीं हुई और उस लड़की के घर वालों ने उसको मार दिया। लोगों का ऐसा कहना है लड़की के घर वालों ने उसको मार दिया है। ऐसा सुनते ही पास खड़े एसएचओ सुभाष चंद्र उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत बोलता है, किस लड़की के घर वालों ने मार दिया है? वो बातें करता है। अब चंद्रपति बताती है कि मेरे गांव की रहने वाली एक लड़की है। वो सारी चीजें उसको बताती है कि मेरे गांव में ही एक बबली नाम की लड़की है जो हमारी जाति में है। मनोज भी जाति से जाट है और वो लड़की भी जाति से जाट है। लेकिन साहब, दोनों लड़के और लड़की की जाति एक है, दोनों जाट हैं। लड़की और लड़की का गोत्र भी एक है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। मैंने बार बार समझाया भी मनोज को कि ये ठीक नहीं है, बवाल हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मनोज नहीं माना और उनकी मुलाकात होती है कि मनोज इलेक्ट्रिशियन था। उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान की गांव में अपनी एक दुकान खोली थी अपने घर के पास में ही। तो वहां उस लड़की का आना जाना था और इसी बहाने उनकी मुलाकात होने लग जाती है। और मनोज ने साहब हमें 3-4 दिन 4-5 दिन पहले हमें बताया भी था कि मैंने दिल्ली में कोर्ट में बबली से शादी कर ली है और मैं अब इसको लेकर के घर आ रहा हूँ। उसके पश्चात जब मेरी ये बातें हुई, उसके बाद से मेरा मनोज से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मनोज का नंबर बंद आ रहा होता है। ये सारी चीजें सुनने के पश्चात ऐसे तो सुभाष चंद्र ने बताया कि आप कैथल थाने में जाइए और कैथल थाने में ही आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। वहां पे कैथल के पास में जो नजदीक में जो थाना लगता है, राजो थाना, वहां जाइए। उसने बताया कि सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है वहां पर, हम वहां कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? उसने उनको डीजीपी के पास में भेजा। जैसे ही वो आला अधिकारियों के पास गई तो आला अधिकारियों ने आदेश दिया, आला अधिकारियों को सारी घटनाएं बताई गई। आला अधिकारियों ने भी आदेश दिया कि इनकी तुरंत रिपोर्ट लिखी जाए और इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। जो कार्यवाही की गई, रिपोर्ट के आधार के ऊपर जांच पड़ताल की गई, तो जांच पड़ताल में पता चला कि टोल नाके के ऊपर जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक, जैसे उनको फोटो दिखाई गई मनोज की, तो बताया कि हाँ, यही लड़का था, इसके साथ में कोई लड़की थी और उस लड़की को और लड़के को इन लोगों ने मारपीट की और उनको यहाँ से अपहरण करके, उनका किडनैप करके वो लोग यहाँ से कहीं दूर लेकर के करोड़ा गांव कैथल की तरफ वो लोग चले गए थे। ये सारी चीजें होने के पश्चात जैसे ही सारी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जो लाशें थी, जो करनाल सॉरी नारनौद के पास में एक नहर में जो लाशें मिली थी, वो लाशें भी बबली और मनोज की ही थी। बबली और मनोज की लाशें थी। जब उनके जो उनके शरीर से, बॉडी से जो चीजें प्राप्त हुई थी, उनके कपड़े वगैरह कुछ भी, कुछ पाजेब, एक जूता और कुछ कपड़े वहां पर उनकी डेड बॉडी से पुलिस ने अपने कब्जे में लिए थे, अपने पास में लिए थे। तो जब वो दिखाए गए, मनोज की माँ चंद्रपति और सीमा को दिखाए गए, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये जो पायल है ये बबली की है, जो कि मनोज ने बबली को गिफ्ट में दी थी कुछ दिन पहले। और ये जूता जो है ये मनोज का ही है, कुछ दिन पहले ही उसने नया खरीदा था, और कपड़े भी बबली के हैं। पहचान लिया गया, पता चल गया है कि जो लाशें थी वो बबली और मनोज की थी। लेकिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। माँ बेटी दोनों जोर जोर से रो रही होती हैं। डीएसपी, करनाल डीएसपी के आदेश के अनुसार अब जिन लोगों ने मर्डर किया था उन लोगों का भी पता चल चुका था कि ये मर्डर किया किसने है और किस तरीके से मर्डर किया गया है। तो उन लोगों पर, उन लोगों में सबसे प्रमुख गंगाराज ताऊ थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। गंगाराज ताऊ और लड़की बबली के चाचा ताऊ और उनके मामा और कुछ चचेरे भाइयों के ऊपर केस दर्ज किया गया।
आईपीसी की धारा 364 के तहत अपहरण का, धारा 302 के तहत कत्ल का, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने और धारा 120 क्लोज बी के तहत आपराधिक साजिश रचने के केस दर्ज किए गए। उनके ऊपर धरपकड़ आरंभ की गई। उसके मामा, चाचा और उसके भाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बबली के मामा को, उसके भाई को और उसके चाचा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और जब जैसे ही उसके भाई को गिरफ्तार किया गया तो उसके भाई ने बड़े गौरव और मतलब प्राउड से उसने कहा कि मुझे कोई किसी प्रकार की ग्लानि नहीं है कि मैंने मेरी बहन को मार दिया है और उस हरामखोर को मार दिया है। कुछ गालियों का प्रयोग करते हुए उसने कहा कि मुझे कोई ग्लानि नहीं है। तो और जब बबली की माँ से बात की गई तो बबली की माँ ने कहा कि हाँ, मार दिया मेरे बेटे ने, उस लड़की को भी और उस लड़के को भी, दोनों को मार दिया। मेरे परिवार वालों ने मार दिया। मैं स्वीकार करती हूँ कि हमने उसको मार दिया और मैं बहुत खुश हूँ। ये बबली की माँ के बयान थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बेटी को मार दिया गया, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। उसने अपने भाई के साथ शादी रचा ली थी। उसको भाई इसलिए बोला गया क्योंकि लड़का और लड़की एक गोत्र में थे। अब उनकी धरपकड़ की गई, पकड़ा गया उनको, कार्यवाही की गई उनके ऊपर। बबली के जो रिश्तेदार इस मर्डर में शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर कार्यवाही की तैयारियां की गई। लेकिन जो इस मर्डर का जो प्लानर था, जिसने प्लान किया था, वो अभी तक गिरफ्तारी से बाहर था। अभी तक ना तो पकड़ा गया था, ना उसका कोई सुराग चल रहा था कि वो है कहाँ। किसी को कुछ नहीं पता था और वो था गंगाराज ताऊ। गंगाराज ताऊ हरियाणा की एक बड़ी खाप पंचायत में प्रमुख सदस्य था और उसको बचाने के लिए आसपास की जितनी भी खाप पंचायत थी, और वो जिस खाप पंचायत का सदस्य था, पूरी पंचायत और यहाँ तक कि पूरा गांव, जो करोड़ा गांव, जिस गांव कैथल में जिस करोड़ा गांव के वो लोग रहने वाले थे, पूरा गांव गंगाराज ताऊ को बचाने में लगा हुआ था। ये मर्डर था, सभी को पता था कि मर्डर है, मर्डर किया गया है। किसने मारा है ये भी पता था, किसने सबूत मिटाए हैं ये भी पता था। मारने वालों को गिरफ्तार भी किया गया। सबसे अचंभित कर देने वाली बात यह थी कि पूरे गांव में और पूरी खाप पंचायत में इस मर्डर के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। और यहां तक कि मनोज की मां चंद्रपति और उसकी बहन सीमा, उसके घर का हुक्का पानी पंचायत के द्वारा बंद कर दिया गया। हुक्का पानी बंद करने का मतलब ये है कि उनको समाज से एक तरफ कर दिया गया, किनारे कर दिया गया कि ना तो इनके घर कोई जाएगा, ना कोई इनके घर से सामान लेगा, या ना इनकी कोई मदद करेगा, ना इनसे कोई मदद लेगा। मतलब उनसे पूर्ण रूप से संबंध खत्म कर दिए गए। यहाँ तक कि वो अगर किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहती, ऑटो में, जीप में, बस में, तो उनको नहीं बिठाया जाता था। वो उसके बहन जो थी वो मोबाइल का रिचार्ज करवाने के लिए जाती तो उनके मोबाइल का रिचार्ज नहीं किया जाता था। उनसे उनको देख करके गांव के लोग अपना मुंह फेर लेते थे। जब मनोज की अस्थियां, मनोज की और बबली की जब पुलिस स्टेशन से अस्थियां लाई, सीमा उसकी बहन जब अस्थियां लेकर आई, तो वो कुम्हार के घर पे कलश लाने के लिए गई थी, अस्थियों को रखने के लिए। वहां भी उसको मना कर दिया गया कि हम आपको कलश नहीं देंगे। पड़ोस के किसी गांव में सीमा चोरी छिपे अपनी एक सहेली के घर गई, उसने वहां से उसको कलश दिलवाया और उसके बाद उन्होंने अस्थियों का विसर्जन किया। आगे के उन्होंने जो भी अपने संस्कार थे उनको निभाया। ये सब घटनाएं सब कुछ होने के पश्चात भी, और दूसरी चीज ये कि वहां की जो पंचायत थी उसने ये आदेश दे दिया कि अगर किसी ने भी पूरी पंचायत में इनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखा या इनसे बातें करते हुए मिल गया, तो उसके ऊपर 25,000 रुपए जुर्माना भी रख दिया गया कि 25,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें हो गई, कोई गवाह तैयार नहीं था। अब प्रमुख मुद्दे की बात यह है कि वास्तव में अपराधी कौन है इस चीज का भी पता है, किसने ये मर्डर किया है उनको पकड़ भी लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई गवाह नहीं है। क्या पुलिस इस मर्डर को मर्डर साबित कर पाएगी कोर्ट में? कर पाएगी तो कैसे कर पाएगी? गंगाराज ताऊ को पकड़ने में, उसको सजा दिलवाने में क्या पुलिस सफल हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए
आप जुड़े रहिए हमारे अगले और अंतिम भाग में मृत्युदंड सीरीज के करनाल डबल मर्डर केस में इसका जो अंतिम भाग है उसमें आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर किसी भी प्रकार की हमारी इस वीडियो में त्रुटि हुई है तो उसमें हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।